अस्सलाम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद चांजे। एज़ यू नो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है फेडरल बोर्ड की, तो उसका हमने यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था। इसका हमने एक लेक्चर इसका लिया था विच वाज जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, यहाँ से लेके वो आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे यहाँ तक। अब ये जो इसकी एक्सरसाइजेज है ना, सेल्फ असेसमेंट, ये मैं आप लोगों को खुद करवाऊँगी, एक ही में सारी कवर करवा दूँगी। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आज हमने करना है, तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन करेंगे आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेल्फ असेसमेंट भी इसकी मैं करवा दूँगी अलग सी वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन करेंगे, उसको डिटेल्ड में सारा उसको कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्टली लॉ ऑफ मैथ एक्शन, इसके सबसे पहले हेडिंग वाइज मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, तो इस तरह वैसे भी पेपर में भी लिखें तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री है हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि भाई दो केमिस्ट थे, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या मतलब कि तारीख़ है, किस तरह ये स्टार्ट हुआ, किसने किया क्या। टू केमिस्ट CM गोल्डबर्ग एंड P वेग, उन्होंने 1864 में प्रपोज किया था, मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ ऑफ मैथ एक्शन। किस चीज़ की बेसिस पे है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेसिस है इक्विलिब्रियम स्टेट, टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को तो डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है, मतलब क्या है कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, वो है कि भाई इट स्टेट्स दैट, ये कहता है दैट द रेट, कि वो वाला रेट, वो वाली स्पीड, वो वाला टाइम जिस पे एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, मतलब जितनी स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है ना, दो तरह के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली। डायरेक्टली इस तरह होता है, मतलब कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब इन्वर्सली का कैसे होता है कि A अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B इन्वर्स हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है। सो इट स्टेट्स दैट कि जो रेट है, जो स्पीड है एट विच जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आगे जाके तो और डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले एक्टिव मैथ हम जान लेते हैं क्या होता है। और इधर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट VN ये कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब एक्टिव मैसेज हैं और वो भी रिएक्टेंट्स के हैं। अब अगर हम देखें तो एक्टिव मैस क्या है भाई, द टर्म एक्टिव मैस रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन मतलब कि कितनी तादाद में है वो, ऑफ रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं, in mole per decimeter cube for a dilute solution and is expressed in terms of square bracket। अब एक्टिव मैथ क्या होता है, एक्टिव मैथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितनी कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने लास्ट में क्लियर भी किया था, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है हमारे पास। अब इसमें A और B जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं जो कि मिल रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि C एंड D हैं। तो रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास राइट में है, एंड जो लेफ्ट में है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये समझ आ गया। अब अगर हम देखें तो एक्टिव मैथ को अब हम थोड़ा गौर से पढ़ते हैं ना। द टर्म एक्टिव मैथ, मतलब वो जो एक्टिव मैथ की जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन के कितनी तादाद में रिएक्टेंट्स हैं A एंड B हैं, एंड प्रोडक्ट्स के कितनी तादाद में प्रोडक्ट्स हैं C एंड D हैं। अब इनका यूनिट कौन सा है, हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जिस तरह वेट के यूनिट है तो केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। इसी तरीके से हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको हम मेजर करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ओके, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन है, इस वजह से डेसीमीटर क्यूब वहाँ से आया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है, जिस तरह डेंसिटी जो है उसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारे पास उल्टा टेढ़ा से थोड़ा पी होता है। इसी तरीके से एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या समझ आया कि एक्टिव मास जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई कंसंट्रेशन कितनी तादाद है रिएक्टर एंड प्रोडक्ट की, और जो कंसंट्रेशन मेजर करने का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये एक्टिव मास का रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, जिसमें यहाँ पे हमारे पास मोल्स आएंगे और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट आएंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स, वो अभी आगे जाके आपको बताती हूँ, अभी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहे हैं, दैट इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट है, जो स्पीड है जिसमें रिएक्शन प्रोसीड होता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने में कोई टाइम लगता है ना, कि इतने टाइम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट के, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें अगर हम ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स के ही एक्टिव मास को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। सो नाउ डेरिवेशन हम इसकी देख लेते हैं, फिर आखिर में आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ जाएगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आखिर में दोबारा से रिपीट करूँगी। डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी रिएक्शन है, कंसिडर करो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें इन विच ए, क्योंकि हमने तो रिप्रेजेंट करना है, डेराइव कर रहे हैं क्योंकि एक वही है ना, इसलिए कंसिडर मतलब एक फॉर्मूला डेराइव करें केसी का, विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी जो है वो जो सबस्क्रिप्ट में होता है ना, के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सी जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसिडर करो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें जो ए हैं वो मोल्स हैं रिएक्टेंट ए के। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मोल्स क्या होते हैं। मैंने आगे हमने एक रिएक्शन देखा था जिससे हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट समझा कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें जो कैपिटल ए है ना, इसके जो मोल है वो स्मॉल ए है, मतलब जो आगे नंबर लिखे होते हैं। वैसे अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि भाई सल्फ़र डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन अगर आ गया है तो ये क्या बना देता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देता है। अब यहाँ पे एक सल्फ़र है, बैलेंस करने के लिए हम मोल्स लगाते हैं, यहाँ पे एक सल्फ़र है, यहाँ पे एक सल्फ़र है। अब यहाँ पे आगे इनके कुछ नहीं है ना, अभी 1 1 कुछ नहीं है, मतलब कि 1 1 है। अब यहाँ पे वैसे एक सल्फ़र है, यहाँ पे एक सल्फ़र है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 हैं, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसे हमने 2 करना पड़ेगा। अब क्या हो गए, 2 सल्फ़र हो गए, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 सल्फ़र 2 2 4 हो गया, एंड 5 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 3 6 हो गया, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब मैं आप लोगों को सबके मोल दिखाती हूँ। इधर हमारे पास ये 2 जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का मोल है, ये 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मोल ऑक्सीजन के साथ, तो वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा अब कि भाई जिसमें इन विच जो ए है, स्मॉल ए जो है वो मोल है ऑफ रिएक्टेंट ए, क्योंकि वहाँ पे ए और बी तो रिएक्टेंट के तौर पे काम करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख भी दे देती हूँ ये रिएक्शन, ताकि आप लोगों को तो ही समझ आ जाए, इसलिए मैंने इतना बेसिक सा रिएक्शन लिया है। और ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे एक एरो डाल रहे हो, एक एरो डालोगे कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। हमने पढ़ा है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एक ऐसा स्टेट है केमिकल रिएक्शन में जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही टाइम पे एक ही स्पीड में हो रहे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो अगर आप लोग एक एरो डाल दोगे तो वो बता रहा है कि भाई ये रिवर्स रिएक्शन तो है ही नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए डबल एरो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन सी एंड डी। Here consider a hypothetical reaction, okay, in which A जो है small a moles of reactant small capital A जो कि हमारे पास ये reactant है product, and small b जो है वो moles of reactant B react, ये दोनों आपस में react करके react to give C जो कि moles हैं of product है ना, moles of product C and D moles of product D at equilibrium. Equilibrium is very important here क्योंकि equilibrium constant हम निकालने जा रहे हैं Kc का फॉर्मूला। नाउ रिएक्शन हमने लिख दिया, वहाँ पे हमने वर्डिंग में लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि भाई कंसिडर करो ये जो स्मॉल ए है वो मोल्स है ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए, एंड स्मॉल बी जो है वो मोल्स है ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी हैं। इसी तरीके से जो कि रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव स्मॉल सी विच इज़ द मोल ऑफ प्रोडक्ट सी, एंड डी जो कि स्मॉल डी जो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैपिटल डी। अब रिएक्शन हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम कहेंगे कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों
लोगों को याद हो गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कहता है कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्टिव मास क्या है, मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई जिस स्पीड में रिएक्शन हो रहा होता है एट विच द रिएक्शन प्रोसीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बस मोल पर डेसिमीटर क्यूब में, और जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करता है। अब हम अगर यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद होगी हो, या मैं आप लोगों को साथ साथ बताती भी हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट the rate at which the reaction proceeds, rate of forward reaction, is directly proportional to the product मैंने क्या कहा था, multiplication to the product of active masses of reactant। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास ही है ना ये कि ये कैपिटल ए है ये रिएक्टेंट और कैपिटल बी। बस यहाँ पे एक और नई चीज़ ये है कि भाई जो इनके मोल्स होंगे ना, ए के साथ स्मॉल ए इसका मोल है, कैपिटल बी का स्मॉल बी है, तो मोल्स इनके ऊपर आएंगे, मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट में आएंगे ऊपर। एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि भाई अगर ये ए है ना और ये ए है और यहाँ पे बी है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, ये होता है सब स्क्रिप्ट। अब इसी तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, अगर हम ए एंड बी हमने लिख दिया, अब हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में, एक होता है फॉरवर्ड जो आगे की तरफ होता है और एक रिवर्स रिएक्शन के पीछे की तरफ। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये बहुत उड़ रहा है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, तो हमने पढ़ा है 9th में भी कि कोई कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे फॉरवर्ड का कांस्टेंट लगेगा, तो हम के एंड सब स्क्रिप्ट में हम लोग एफ डाल देंगे, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बाकी वही रहेगा। इसी तरीके से द रेट एट विच अब यहाँ पे बस आप डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की अप्लाई करते जाओ कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, तो ये रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of active masses of product to the active mass of reactants। तो रिएक्ट क्या कर रहे थे, सी एंड डी अब करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, तो वो ए एंड बी बनाएंगे दोबारा से। तो सी के मोल्स ऊपर आ गए, डी का मोल ऊपर आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट लगेगा। अब इसमें ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो के आर हम लिख देंगे यहाँ पे। आर जो है वो रिवर्स रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ जो है वो फॉरवर्ड। नाउ वेयर के एफ एंड के आर जो हैं आर द रेट कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट है किस लिए, फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली हम तब लिखते हैं जब तरतीब से कोई चीज़ लिखी जाए, कि हमें बोल रहे हैं कि के एफ और के आर जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो हम बता रहे हैं सबसे पहले हमने के एफ लिखा, फिर के आर, फिर हम बोल रहे हैं कि ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स रिएक्शन के लिए। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमें पता है, अब हमने इधर इक्विलिब्रियम स्टेट का लगाना है, क्योंकि हमें पता है इसकी बुनियाद जो है, बेसिस जो है वो इक्विलिब्रियम ही है, कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो तो इक्वल हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा है ना। नाउ थर्स, तो हम कहेंगे इसको अप्लाई करते हुए थर्स, अब ऊपर अगर हम देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, ये के एफ ए बी बी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल है, सी एंड डी, यहाँ पे लिख दिया। अब ऑन रीअरेंज अगर हम इसको करेंगे तो के एफ है, के एफ के नीचे अगर हम ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, के आर हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए और बी नीचे आ जाएगा। अब के एफ ओवर के आर जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा के सी के, जो कि क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि इक्वल हो गया है भाई हमारे पास सी डी एंड ए एंड बी आ गया। अब हमारे पास आ गया के सी इक्वल्स टू, अब ये है भाई फॉर्मूला, इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि आप लोग ये याद रखो, आप लोगों ने ऊपर तो निकालना ही है ना, कभी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब ड्राइव करोगे या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो आपको पता है कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन है तो के एफ है, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई करा दे एक्टिव मास को ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ए एंड बी है क्योंकि फॉरवर्ड है, अब ये बी आ गया। रिवर्स में क्या होगा, के आर आ जाएगा, यहाँ पे सी एंड डी आ जाएगा, सी मल्टीप्लाइड बाई डी आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको याद करने की ये टेक्निक है, ये दोनों तो हमने चीज़ें निकाल ली हैं ना जो ऊपर नीचे बस हुई हैं,
अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई के एफ इधर होगा, के आर उधर होगा, के एफ के नीचे आके ये के आर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये इक्वल हो जाएगा भाई के सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट। याद करने की टेक्निक है कि भाई ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आएंगे, नीचे आएंगे रिएक्टेंट, और ये के सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब हम नीचे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि वेयर के सी इक्वल्स टू के एफ ओवर के आर एंड इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने बोला था कि ये फॉरवर्ड का कांस्टेंट है और ये रिवर्स का कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों के डिवीजन इक्वल हो गए के सी के, जो कि इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो अबव इक्वेशन है, एंड द अबव इक्वेशन, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इन द अबव इक्वेशन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये इसका फॉर्मूला आ गया कि भाई के सी इक्वल होता है सी डी ओवर ए बी के। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसका पूरा एक्सप्रेशन आ गया। नाउ हमारे पास क्या आ जाता है भाई कि द स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा एक्टिव मैथ्स में, इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ एट इक्विलिब्रियम इन मोल पर डेसिमल क्यूब। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना भाई केमिकल स्पीशीज़ जो कि ए बी सी डी हैं, वो क्या है इक्विलिब्रियम में मोल पर डेसिमल क्यूब उनका यूनिट है जिसमें उनकी कंसंट्रेशन तादाद को मेजर करें, ये मैंने पहले भी बताया। नाउ इन के सी, अब के सी में जो सब्सक्रिप्ट है, मैंने बताया कि भाई अगर हमारे पास ये 5 है ना, 5 के ऊपर हमारे पास अगर लिखा हुआ है ए और नीचे लिखा हुआ है बी, 5 के ऊपर ए है नीचे बी। अब यहाँ पे ए जो है ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है क्योंकि ये ऊपर है, और बी जो है हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई इन के सी में जो सबस्क्रिप्ट सी है वो डिनोट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ऊपर जो हमारे पास के एफ था और नीचे के आर था, हमारे पास जो के एफ है वो हमारे पास बता रहे थे कि भाई मोलर कंसंट्रेशन एट इन फॉरवर्ड रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन जब रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो के सी है वो इसमें सबस्क्रिप्ट सी जो है वो डिनोट करे मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी समझ लेते हैं क्योंकि हमने अभी सारा पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन हमें आ जाएगी तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन खुद ही इसका याद होगा, या एक्सप्रेशन समझ आ गया उसकी डेरिवेशन तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब पहले हम वहाँ से ना के सी लिख लेते हैं कि भाई हमें पता है के सी है, और जहाँ पे के सी जो है वो इक्वल हो गया है के एफ ओवर के आर के। अब के सी किसकी इक्वल हो गया भाई, प्रोडक्ट्स थी तो सी थी एंड बी थी डिवाइडेड बाय ए बी एंड बी। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन करेंगे हमें समझ आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी बहुत गंदा लिखा है लेकिन चलें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ के सी इज डिफाइंड एज द रेशो का मतलब होता है डिवीजन, एज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि सी डी जो है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट थे ना, यहाँ पे थे, और ए भी रिएक्ट करके इन्हें दे थे, वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड हो रहा है इज डिफाइंड एज द रेशो, मतलब डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी, मतलब कि किसके साथ, टू दी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें क्या है भाई ऊपर मोल्स भी तो हैं वो नहीं बता रहे, ईच रेज्ड टू द पावर, इनके ऊपर जो इनके रेज हुई है ना पावर की, अगर ये ए है ऊपर ये जो ए लिखा हुआ है, ईच रेज टू द पावर इक्वल, जो कि इक्वल है टू द कॉफिशिएंट। मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह ये ए और ए हम केमिकल रिएक्शन में लिख रहे हैं, ये हमारे पास केमिस्ट्री में मोल है, लेकिन मैथ्स में इसको कहते हैं कॉफिशिएंट जो आ गया आता है। ईच रेज टू द पावर जो कि इक्वल होगी, ये वाली जो पावर है ये इक्वल होगी टू द कॉफिशिएंट किस में, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर आप लोगों को पेपर में भी कहा जाए कि भाई इसका केस ही निकालो, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का मैं अलग से तरीका भी आपको बताऊंगी, लेकिन ईच रेस्ड किसकी, ईच रेज जो हुआ हुआ ऊपर टू द पावर, कौन सी पावर, इक्वल है जो कि कॉफिशिएंट के, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देयरफॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे आप केसी नहीं निकाल सकते, उल्टा मुल्टा निकलेगा। तो केसी डिपेंड किसके ऊपर करता है, केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो सीधी सी बात है कि भाई जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा देंगे क्योंकि उनमें कैटलिस्ट डाले जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिसके रिएक्शन देखो ना, अगर हमने ए और बी रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उनको हम रिएक्शन चैम्बर में डाल रहे हैं, उसमें हम कोई एक कैटलिस्ट डालेंगे जो कि कैटलाइज करता है रिएक्शन को विदाउट टेकिंग इट्स ओन पार्ट। ये हमने पढ़ा है पीछे बायो में भी 9th के। तो वो एक जो कैटलिस्ट हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो टेम्परेचर के ऊपर ये केसी डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी आएगा जब दोनों के रेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे। और एंड इज इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये तो केसी जो है वो कांस्टेंट, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम तब होता है, तब आता है जब हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। तो इसे तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन के ऊपर तो ये डिपेंड नहीं करेगा ना। तो हम कहेंगे केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा समझ आया होगा। गुड बाय एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, और अपना प्यार शो करें और कमेंट्स भी करें कि किस टॉपिक पे आपको अर्जेंटली चाहिए वीडियो। मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल पढ़ूँगी और आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।